नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 12th का आपका चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है, जिसका हमारा नाम है जन पोषण तथा स्वास्थ्य। तो आप इस चैप्टर के नाम से समझ सकते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। जन पोषण यानी कि लोगों का पोषण, किस प्रकार से लोगों का पोषण किया जा सकता है उसको हम समझेंगे, और किस प्रकार से लोग अपना स्वास्थ्य अच्छा बना के रख सकते हैं, इस बात को भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली हम यहाँ पे लोगों के पोषण के बारे में और उनके स्वास्थ्य को किस प्रकार से हम संतुलित करके रख सकते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। हम कुपोषण जैसे समस्याओं के बारे में समझेंगे, हम किस प्रकार से पोषण स्तर को अच्छा बना के रख सकते हैं इसके बारे में समझेंगे, और कुछ छोटे मोटे रोग या बड़े लेवल के रोग भी हम बोल सकते हैं जो कि छोटे बच्चों में और हमारे युवा होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। और अंत में हम फिर जन पोषण तथा स्वास्थ्य के अंदर हम कौन सी जीविका अपना सकते हैं, कौन कौन से कौशल की हमें इसके अंदर आवश्यकता होती है, किस किस हम संगठन में जाकर कार्य कर सकते हैं, ये सारे जो हमारे स्कीम्स है, अपॉर्चुनिटीज है आगे जाके इस फील्ड में, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो इतना इंट्रो आई होप काफी था जिसमें हम जन पोषण लोगों के स्वास्थ्य के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या दे रखा है। जन स्वास्थ्य पोषण। तो जन स्वास्थ्य पोषण मैं आपको हेडिंग से बता दूं थोड़ा। तो जन मतलब क्या होता है, हमारा लोग होती है आम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जन, इसमें सिर्फ एक लोग नहीं, मतलब एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है। स्वास्थ्य आपको पता ही है कि लोगों का स्वास्थ्य हम किस प्रकार से बनाकर रख सकते हैं और किन किन पोषक तत्वों के द्वारा हम लोगों का स्वास्थ्य संतुलित रख सकते हैं। ये हम मेनली इसमें हेडिंग दे सकते हैं। या फिर और हम इसमें अलग से बताना चाहे तो आप बता सकते हो कि सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुविधाएं के लिए कौन कौन से संगठन बनाए हैं, और उनके लिए पोषण हम क्या बोल सकते हैं कि पोषण का किस प्रकार से उनके अंदर बढ़ाव किया जाए, इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स वगैरह सरकार ने लेकर आई है। तो वही हमारा जन पोषण स्वास्थ्य के अंदर मेनली आएगा। अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आ रही है तो आप इस तरीके से बता सकते हो, क्योंकि हमारे जन पोषण की बात ही हम देख ले तो यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, पूरे समूह की बात हो रही है। तो पूरे समूह को कंट्रोल कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है। तो समूह के लिए जो भी कार्य करेगी वो सरकार द्वारा ही होगा। तो इसके अंदर आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। बाकी हम यहाँ देख लेते हैं हमें क्या बताया गया है। जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम करना तथा लोगों के अनुकूलतम पोषण स्तर को बनाए रखना है। तो हमारा जन पोषण क्या है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए हमारा अल्प पोषण और अति पोषण क्या है। तो ये हमारे जो है कुपोषण के रूप है। ठीक है, हमारे कुपोषण के रूप है ये हमारे अल्प पोषण और अति पोषण। तो इसकी हम रोकथाम किस प्रकार से करें, और जो हमारा पोषण स्तर है, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं इस प्रकार से, ये हमारा पोषण स्तर का एरिया है। अगर आपका पोषण स्तर इससे कम है तो आपको क्या है, अल्प पोषण है। यही अगर आपका स्तर इससे ज्यादा है तो आपको अति पोषण होगा। ठीक है, तो जन पोषण स्वास्थ्य के द्वारा हम क्या करते हैं, इन दोनों का संतुलन बनाकर रखते हैं, उसी को हम जन पोषण स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ कुपोषण, तो आपने देख लिया हमारे कुपोषण के दो रूप है। ठीक है, हमारे कुपोषण के दो रूप है, अति पोषण और अल्प पोषण। अल्प पोषण की बात करूं तो मेनली मैं आपकी बस कुपोषण की बात कर लेती हूँ। तो आज तक आपने कुपोषण, कुपोषित किसको सुना है, जिसको जो दिखने में हड्डी होता है, जिसका वजन उसकी एज के हिसाब से कम होता है, जिसके शरीर में खाना नहीं लगता है, आप इसको बोलते हो कि वो कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी आयु से ज्यादा मोटा होता है, अपनी आयु के हिसाब से के जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा कार्य नहीं कर पाता, उनके जैसे कार्य नहीं कर पाता है, वो भी हमारा कुपोषण के अंदर ही आता है। दोनों ही हमारे कुपोषण के ही वो है, मतलब भाग बोल सकते हो। और दोनों के नाम अलग अलग है, एक अल्प पोषण है तो दूसरा अति पोषण है। ठीक है, तो अल्प पोषण में क्या, जिसको आज तक आप कुपोषित मानते हुए आ रहे हैं, वो हमारा अल्प पोषण होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी आयु के हिसाब से कमजोर होता है, पतला होता है,
और थोड़ा मतलब एज के हिसाब से उसका एज ज्यादा लगता है, मतलब बहुत ज्यादा पतला हो गया, उसके शरीर में खाना नहीं लग रहा है, वो खाना भी खा रहा है, मतलब मान लो कि वो 3 टाइम 2 टाइम सही से खाना ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके शरीर में खाना नहीं लग रहा है, तो हमारा अल्प पोषण का शिकारी है। वहीं जो व्यक्ति दिन में एक बार खाना खा रहा है, या मान लो वो खाना एक दिन में मतलब ले भी नहीं रहा है, फ्रूट्स ले रहा है सिर्फ, लेकिन फिर भी उसके शरीर में खाना ज्यादा मात्रा में लग रहा है, उसका शरीर का वजन क्या है, बहुत ज्यादा है, और उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, मतलब हमारे अति पोषण में, जैसे हृदय संबंधित रोग जो होता है, बीपी की समस्या होती है, ये सब हमारे किसमें ज्यादातर अति पोषण में देखी जाती है, जिसमें व्यक्ति क्या है, अपनी आयु के हिसाब से बहुत ज्यादा मोटा होता है। तो ये हमारा अति पोषण है। ये दोनों ही हमारे क्या है, अल्प और अति कुपोषण के रूप है। ठीक, अब यहाँ हम समझने वाले हैं कि हम किस प्रकार से कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं और किस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कुपोषण को दूर करने का कारण, कुपोषण के कारण क्या है, पहले हम यहाँ देखेंगे कुपोषण को दूर करने के कारण कौन कौन से है, कि कुपोषण मतलब किस लिए हमारे देश के लिए, हमारे लोगों की जनसंख्या के लिए सही नहीं है। कुपोषण के कारण कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार मतलब कुपोषण व्यक्ति को हो जाता है, ये समस्या किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसके क्षेत्र के विशिष्ट पहलू के बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे कि क्यों कुपोषण के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है व्यक्तियों के लिए। कुपोषण ऐसी छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़े मात्रा में हमारे भारत जैसे देशों में देखी जाती है। हम दोनों जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि भारत कुपोषण की दोहरी मार से जूझ रहा है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर अल्प पोषण और अति पोषण दोनों जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी यहाँ हम पॉइंट देखते हैं, वो भी आप उस क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है, भारत में जन्म लेने वाले लगभग, ये एक बटा नहीं है, ये 1.5, ठीक है, 1.5 केजी का बेबी जो होता है, मतलब मेनली हम इस लाइन को समझे तो यहाँ पर हमें क्या बता रखा है कि जो बच्चे होते हैं उनका सबसे संतुलित भार हम देखें तो 2.5 केजी के आसपास होता है, जो बच्चा जन्म लेता है उसका। लेकिन भारत में मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका भार या तो इससे बहुत ज्यादा कम है या इससे ज्यादा, मतलब हल्का फुल्का ज्यादा हो तो चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो वो भी हमारे कुपोषण की समस्या के अंदर ही आएगा। लेकिन मोस्टली क्या देखा जा रहा है कि बच्चे जो है जो हमारा ये बता रखा है इतना वजन जो है, इससे कम वजन के बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कुपोषण की समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर परिवारों के बच्चों में वृद्धि मंदन पाया जाता है। अब जो मेनली हम देखें तो हमारा जो अल्प पोषण होता है, जो कि कुपोषण का भाग है, तो अल्प पोषण किन वर्गों में देखा जाता है, तो मेनली जो हमारे गरीब वर्ग होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, वहां पे क्या है, अल्प पोषण की समस्या देखने को मिलती है। अब माता है, अब उसको ठीक से जब मतलब माता के गर्भ में जब बच्चा होगा, उसको ठीक से खाना नहीं मिलेगा, जितना उसको मात्रा चाहिए प्रोटीन की, विटामिन की, वसा की, जिसकी भी जरूरत है उसको उस टाइम पर नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, उसको शरीर में सारे पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे, और फिर जो बच्चा होगा वो भी अनहेल्थी ही होगा, मतलब वो हमेशा से क्या है, शुरुआत के टाइम से ही उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होने लग जाएगी। तो मोस्टली हम जो अति पोषण सॉरी अल्प पोषण जो है किस वर्ग के लोगों में देखते हैं, तो जिनकी आर्थिक स्थिति कम होती है, उनके में वृद्धि जो है, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी वृद्धि भी बहुत धीमे धीमे होती है। मंदन मतलब क्या है हमारा, धीमी गति से उनकी वृद्धि होती है। जिस हिसाब से उनको अपनी एज में हो जाना चाहिए था, हाइट बढ़ जानी चाहिए थी, या फिर वेट बढ़ जाना चाहिए था, बुद्धि ज्यादा चलनी चाहिए थी, मतलब जैसे आप 9 साल का बच्चा देखते हैं तो क्या है, वो बहुत एक्टिव होता है। 9-10 साल के बच्चे की बात कर ले, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, सब चीज करना चाहेगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। लेकिन जो बच्चा शुरुआती समय से ही कुपोषण का शिकारी है, वो इस एज में ये सारे कार्य नहीं कर पाता है, बहुत कमजोर होता है, कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बच्चे और प्रौढ़ों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, जैसे लौह तत्व, विटामिन ए, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन, फोलिक अम्ल और विटामिन B12 की कमी। ये हमारे क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व का मैं आपको मतलब बता दूं तो क्या है, जिनकी हमें कम मात्रा में जरूरत होती है।
ठीक है। हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व वो है जिनकी हमें कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन ये नहीं है कि हमें मात्रा में कम चाहिए तो हम इसको इग्नोर कर दे कि हम ले भी रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहे हैं तब भी ठीक है। अगर इसकी मात्रा, जितनी मात्रा इसको चाहिए, अगर वो आपके शरीर में प्राप्त नहीं हो रही है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये हमें कम मात्रा में चाहिए लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो वही बता रखा है कि जो बच्चे हैं या प्रौढ़ है, युवा लोग हैं, या फिर हम वृद्ध जनों की बात कर ले, तो उनके अंदर ये छोटे छोटे तत्व जो होते हैं, हमारे लौह तत्व हो गया, विटामिन हो गए, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, इन सब की मात्रा उनको सही मतलब एक सही संतुलित मात्रा में उनको प्राप्त नहीं होता है, जिस वजह से उनको कुपोषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कुपोषण के बारे में ही समझ रहे हैं और कुपोषण के आगे नीचे आपको और भी टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो हम सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो निष्कर्ष हमारा इसमें से क्या निकलता है वो आपको बताऊंगी। तो अब कुपोषण जो है हमारा, उसके कुप्रभाव क्या होते हैं। अब कुपोषण कोई अच्छी बात तो है नहीं, बीमारी है तो कोई भी बीमारी को अच्छा तो मानेगा नहीं। ठीक है, तो इसके कौन कौन से कुप्रभाव होते हैं वो हमें देखने को मतलब हमें पता अब एग्जाम में आए। ये आप होम से जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में ही जाके उसको नोट करो, आप अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च करो, बहुत सारे आप एप्स देख सकते हो, वहाँ पे क्या है, आपको जो आपका हाइट है, वेट है, आपकी एज के हिसाब से वो आपको देखने में मदद करेगा, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आपका वेट कम है आपके एज के हिसाब से या फिर ज्यादा है। अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, कम है या ज्यादा है तो आपको उसमें थोड़ा बहुत आपके डाइट में चेंज करने की जरूरत है। तो होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ रहे हो तो आप उसको आप अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वही हमारे इस कुपोषण के कौन कौन से कुप्रभाव है उसको आप समझिए, जानिए, और उसके बाद क्या है, आप एक तरीके से एक्टिव हो जाओगे इसके प्रति। ठीक, तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या है। भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा कि भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, किस प्रकार से उसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कुपोषण क्या है, भारत में दोनों प्रकार के कुपोषण पाए जाते हैं, अल्प पोषण भी और अति पोषण। क्योंकि यहाँ अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही पाए जाते हैं, यदि इन समस्याओं को नियंत्रित नहीं किया जाता तो ये शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास हमारे, तो हमारी इसमें हम हाइट ले लेते हैं, वेट ले लेते हैं, और एक्टिविटीज वगैरह हम इसमें ले ले, तो ये सारे हमारे क्या है, शारीरिक विकास में आ जाएंगे। शारीरिक विकास में जैसे कि अब मैं 9 साल की मतलब हम मान लेते हैं 9-10 साल के बच्चे हैं। ठीक है, हम थोड़ी वजन वाली चीजें हम खुद उठा सकते हैं। जैसे हम बोतल की बात कर ले, 1 kg चीनी की बात कर ले, भले ही थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन हम उसको उठा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों में अल्प पोषण या अति पोषण की समस्या होगी उनके लिए वो बहुत भारी काम लगेगा, उनको वो उसको नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि अति पोषण का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति सारे काम कर लेगा, क्योंकि उसका वेट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, वो मतलब आलसपन जो है शरीर के अंदर आने लग जाता है, बीमारियों की वजह से व्यक्ति चल फिर नहीं पाता है, तो वो कार्य करने में वो असक्षम होता है। ठीक है, तो यही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर आएगा कि इस प्रकार से कुपोषण जो है कुप्रभाव डालता है शारीरिक रूप से। मानसिक की हम बात कर ले तो बच्चा बीमार रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, स्कूल जाएगा तो टीचर जो समझा रही होगी उसको समझ नहीं पाएगा, दोस्त नहीं बना पाएगा, और लड़ाई झगड़ा करने में मतलब हो सकता है कि कोई बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है तो लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, या कोई बच्चा बहुत शांत है तो उसको बच्चे क्या करेंगे, दूसरे बच्चे उसको बुली करेंगे, तो इस प्रकार से उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, और संज्ञानात्मक में हम देख रहे तो क्या है, ये भी हमारे माइंड से, ज्ञान से रिलेटेड है, तो बच्चे का विकास उतना हो ही नहीं पाएगा जितना उसके एज के हिसाब से होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारे पोषण के कुप्रभाव है। इस प्रकार से आप इन तीनों को डिफाइन कर दोगे तो आपको आराम से नंबर जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत में अति पोषण के कौन कौन से कारण होते हैं। अति पोषण हमारा क्या, जिसमें हमारा वजन जो है हमारी एज के हिसाब से ज्यादा होता है, उसको हम अति पोषण से बता सकते हैं। ठीक है, आहारी पद्धतियों और जीवन शैली में बदलाव। अब क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि हम बाहरी चीजों को बहुत ज्यादा ले, आप देख रहे हैं वेस्टर्न चीजें हमारे भारत में आ रही है, एकदम से हम उसको ग्रहण करना चालू कर रहे हैं, जिससे हमारा जो खान पान का तरीका था, आप देखते हैं हम लंबे समय से हम इंडियन जो फूड है उसको लेते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमारी डाइट बिल्कुल अलग थी।
मेनली हम देख लें, हम राजमा खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, हम ये सब खाते हैं। अब एकदम से बाहर से आ गया है, जैसे आप मोमोज देख लेते हो, मैं बुराई नहीं कर रही, खाना जरूरी है, मतलब टेस्ट चेंज करने के लिए हमें लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि उसको हम अपनी डेली लाइफ की रूटीन में ही ऐड कर लें। ऐसा ये बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप मोमोज ले रहे हो, बर्गर ले रहे हो, देखते हो आप कितनी भीड़ लगी रहती है, जो भी मोमोज वगैरह का जो लगा हुआ रहता है, दुकान होता है उनके आगे, ठीक है। तो हम जो एकदम से ही बाहर की चीजों को लेना चालू कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वो, हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर लगती जा रही है, ठीक है। लोग अल्प श्रम करने लगे हैं, लोग अब क्या करना चालू कर दिए, यहाँ पे क्या है, अल्प श्रम मतलब लोग ना मेहनत करने से डरने लगे हैं। अब लोग चाहते हैं कि बस हम बैठे रहे और हमारे आसपास का सारा काम हो जाए। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग का। ऑनलाइन आप ग्रोसरीज मंगवा सकते हो, ड्रेस मंगवा सकते हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, आप घर में बस फोन में ऑर्डर करो और तुरंत आके घर में आ जाएगा। एडवांस हो रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं हमारे जो हम ह्यूमंस हैं उनके लिए काफी ज्यादा बुरा है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी होता है, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, चलना फिरना हमारा नहीं हो रहा है, जिस वजह से अति पोषण जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। यातायात यातायात के दूरगामी साधनों पर निर्भर रहते हैं। अब क्या है, हम देखते हैं कि हमें कहीं बाहर जाना है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, हमारा रैपिडो हो गया, उसको हम कर लेते हैं, उबर हो गया, उसको हम कर लेते हैं, कि बस यार उबर वाला आ जाएगा, मैं बैठ के यहाँ से बैठूंगी अपने घर के नीचे से, और जहां मेरे को पहुंचना है वहां पे उतार, ठीक है। तो वही है कि हम बिल्कुल यातायातों के साधनों पर ही निर्भर हो चुके हैं, हम पैदल चलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, थक जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से हमारे शरीर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, ठीक है। कम पैदल चलते हैं, घर के बाहर की शारीरिक गतिविधियों को हमने कम कर दिया है, हम फोन पे एक्टिविटीज करते हैं, फोन पे ही जो बच्चे हैं मेनली क्या करते हैं, हम पेरेंट्स भी फोन दे देते हैं कि तुम फोन पे स्टडी करो, तो तुम्हें गेम खेलना है, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं वैसे बाहर जाने के लिए, फोन कम यूज करने के लिए, लेकिन पढ़ाई के मामले में अब क्या है, ऑनलाइन स्टडीज होने लग गई है, जैसे कि हम भी करवा रहे हैं आपको, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी होने लग गई है, बच्चे यूट्यूब हो गया, बहुत सारे स्टडी के एप्स है, उनके द्वारा पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या है, एक लिमिट मात्रा से हटकर अब बच्चे क्या करने लग गए हैं, वहीं बैठ के गेम्स खेलेंगे, वहीं बैठ के जितनी एक्टिविटीज होगी उसको करेंगे, जिस वजह से क्या है, उनका बाहर जाना बिल्कुल कम हो रहा है, वो बाहर नहीं जा रहे हैं, उनको जो एक एनवायरनमेंट चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट, वो उनको नहीं मिल रहा है, घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, घर के अंदर बैठे बैठे पढ़ाई हो गया, चलना फिरना नहीं हुआ, जिस वजह से जो समस्याएं हैं शरीर के अंदर उत्पन्न होने लग जाती है। बच्चे बाहर मैदान में नहीं खेलते हैं, घर के अंदर ही गेम्स हो गया, वीडियो गेम हो गया, जो भी हो गया वो घर के अंदर ही चलता है, घर के बाहर जाना बिल्कुल ही कम कर दिया है। तो ये हमारे अति पोषण के कारण है, इन कारणों से हमारा जो अति पोषण है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें से आप जो पॉइंट्स आपको इजी लगे आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से ही लिखो, ठीक है। जैसे कि आहारी पद्धतियों में और जीवन शैली में चेंज, बदलाव, तो आपको जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, आप लिख सकते हो कि हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, पश्चिमी आहार को अपना रहे हैं, और उसको डिफाइन कर दो 2 लाइन के अंदर, बहुत अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ये हमारे अति पोषण के कारण है, ठीक है। अब अति पोषण के कौन कौन से बुरे प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ते हैं वो हम देख लेते हैं। क्या है, अवांछनीय अनुचित भार में वृद्धि। अब हम अति पोषण ले रहे हैं, मतलब ऐसा आहार ले रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, पैदल चलना नहीं हो रहा है, गेम्स नहीं खेल रहे हैं, बाहरी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा वजन जो है वो बढ़ना चालू हो जाएगा, और वो धीरे धीरे हद से ज्यादा बढ़ता जाएगा, जब हम कुपोषण की समस्या के अंतर्गत आ जाएंगे, हमारे अंदर बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाएगी, बहुत सारे जो लोह या सक है उन सबकी कमी हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, हमारा वेट जो है वो बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाई ब्लड प्रेशर जो है हमें बता रखा है, वो बीमारी हो जाएगी हमें, ठीक है। मधुमेह जो है हमारी, मतलब शुगर जो है, वो हमारी जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा, उसकी समस्या हमें हो जाएगी। कैंसर जैसी समस्याएं भी हमें अति पोषण से देखने को मिल जाती हैं। और गठिया, मतलब जो थोड़ा हड्डी होता है, पैर की हड्डी हो गया, हाथ की नस हड्डी वगैरह हो गया, वहां पे दर्द होता है, जोड़ों में दर्द मेनली जो होता है वो हमारे गठिया के अंदर आता है, जिससे व्यक्ति क्या है, कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। अगर कोई भी कार्य करने के लिए उठेगा तो उसके पैर हाथ में दर्द होने लग जाएगा, जिससे वो कार्य कर ही नहीं
पाएगा, ठीक है। जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। अब व्यक्ति पहले बहुत सारे काम करता था, लेकिन उसने एकदम से ये सारे काम करना चालू कर दिया, उसके अंदर अब ये समस्या उत्पन्न हो रही है, वजन बढ़ रहा है, बीमारियां हो रही हैं, तो अब लाइफस्टाइल में थोड़ा तो चेंज भी आएगा और उसको बुरा भी लगेगा सामने वाले को देखकर। तो वही है कि हमारी जो गुणवत्ता है, एक अच्छी लाइफ जो हम जी सकते थे, वो हम नहीं जी पाएंगे, ठीक है। वित्तीय बोझ हो जाएगा, मतलब बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, तो आप बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाओगे, तो आपका धन जो है वो भी खत्म होगा, खर्च होगा, और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। टेंशन, मान लो अगर ज्यादा आपकी फैमिली की इनकम नहीं है और आपको ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आपको संकट होगा धन से रिलेटेड भी, ठीक है। तो ये हमारे अति पोषण के कुप्रभाव थे। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा कुपोषण के बारे में इतना ही बता रखा था, और थोड़े बहुत यहाँ पोषण से संबंधित समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैं आपको मेनली बता दूं थोड़ा इसमें कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो कुपोषण के बारे में हमने इसके रूप देख लिए, अल्प पोषण, अति पोषण देख लिए, किस प्रकार से कुपोषण का कुप्रभाव हमारे भारत देश पर चला हुआ आ रहा है, चल रहा है अभी तक, वो हमने देख लिया। अति पोषण किस प्रकार से होता है और अल्प पोषण किस प्रकार से होता है, वो भी हमने देख लिया, और इन दोनों के कुप्रभाव भी हमने देख लिया। तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि जो भारत है, दोनों समस्याओं से जूझ रहा है। दोनों ही समस्याएं हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इससे हमारी शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक जो समस्याएं होती है वो उत्पन्न होती है। व्यक्ति का विकास सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुपोषण के कुप्रभाव आप बोल सकते हो है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पोषण की समस्या क्यों होती है हमारे जीवन में, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पोषण की समस्या का क्या है? अपर्याप्त भोजन है, शौचालय की सुविधा नहीं है, सरकारी नीतियां सही ढंग से नहीं बनाई गई है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंची है, कृषि नीति ठीक नहीं है। मतलब कृषि नीति में आप क्या समझ सकते हो? तो मतलब मतलब कृषि में अब जब उत्पादन हो रहा है, तो हमने सही प्रकार के उर्वरक हो गया, और उन सब का चीज हमने मतलब यूज जो है ठीक से नहीं किया, कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग कर लिया हमने, जो नेचुरल खाद है उसका यूज नहीं किया है, जो आर्टिफिशियल खाद है उसका यूज किया है, जिससे कि वो जो पौधा है उसी के अंदर बीमारियां उत्पन्न होने लग गई है। अब वो भोजन हम ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर भी बीमारियां, ऑब्वियस की बात है, वो जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये हमारी कृषि नीति में आ जाएगा। स्वास्थ्य पहुंच आप समझ सकते हैं, अगर सही स्वास्थ्य पहुंच नहीं होगी तो बीमारी तो उत्पन्न होगी ही। सरकारी नीतियां सही ढंग से नहीं बनी हुई है कि व्यक्तियों को सही पोषक तत्व जो है वो प्राप्त हो पाए। आर्थिक कारक भी हो सकते हैं, व्यक्ति के घर में गरीबी हो, वो भोजन अफोर्ड ना कर सकता हो, जिससे कि पोषण संबंधित समस्याएं जो है उत्पन्न होगी। पेयजल उपलब्ध नहीं होना, गांव के एरिया में अभी भी देख लो तो बहुत सारे एरिया ऐसे होंगे जहां पर अभी तक पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है, ठीक है। अपर्याप्त सफाई, सफाई ठीक से ना होना, जैसे आसपास का एरिया साफ ना हो, उसी में व्यक्ति भोजन कर रहा है, वहीं पे गंदगी फैली हुई है, तो वो सब किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जाएगा, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं, अब व्यक्ति किस प्रकार, मतलब किस मेंटालिटी का है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किस प्रकार का रहन सहन उसका है, ये भी हमारे पोषक तत्व को, पोषण संबंधी समस्याओं को प्रभावित करता है, ठीक है। गरीबी आप जानते ही है, भोजन पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है गरीबी की समस्या की वजह, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, पोषण संबंधित समस्याएं। किस प्रकार की समस्याओं से पोषण होते हैं वो हमने यहाँ देख लिया। गरीबी देख लिया, सफाई ना होना, स्वस्थ पेयजल ना मिलना, सरकार की नीतियां सही से ना होना, और क्या है, और जो संस्कृति है वो भी इफेक्ट डालती है, कृषि नीति है वो भी इफेक्ट डालती है, आर्थिक कारक है ये भी इफेक्ट डालती है। अब इस प्रकार से डायग्राम बना के भी अगर दो दो एक एक पॉइंट लिख देते हो इसके बारे में, तो बहुत अच्छा आंसर होगा, ठीक है। अब क्या आप ट्वेल्थ क्लास में आ गए हो, तो आपको डायग्राम हर क्वेश्चन में कोशिश करने की आप डायग्राम बनाओ, जिससे आपका जो फॉर्मेट है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। आप डायग्राम बना दोगे, ज्यादा ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है, आपको बस ऐसे पॉइंट लिखना है और सर्कल बना दो, स्काई बनाना चाहते हो स्काई बना दो, या फिर कुछ और शेप देना चाहते हो आप वो शेप दे दो, वो बहुत अच्छा लगेगा, और उसको आपके जो मार्क्स है उस पर भी बहुत असर डालता है, ठीक है। तो कोशिश करना कि डायग्राम आप बना ही लो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, भारत में पोषण संबंधित समस्याएं कौन कौन सी है, वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसका कारण है बृहद पोषक अर्थात
प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। बृहद पोषक क्या है यहाँ पे, मतलब जो पोषक तत्व है वो एक, हम इसमें बृहद भी देखेंगे और इसमें हम अल्प वाला भी देखेंगे, कम वाला भी देखेंगे, ठीक है, सूक्ष्म वाला। ठीक, तो ये हमारे क्या है, फर्स्ट प्रोटीन, ऊर्जा, जो कि हमारे कुपोषण की समस्या में आते हैं। ऊर्जा और प्रोटीन का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण, ये हमारे बृहद पोषक के अंदर आता है। बच्चों को, बड़ी उम्र के लोगों को और जो क्षय रोग, एड्स जैसे रोगों से ग्रसित है, उन्हें इस कुपोषण का खतरा रहता है। तो किनको रहता है बृहद पोषक तत्व की समस्या, तो जो कि हमारे बच्चे हो गए हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं और जिनको बहुत सारी बीमारी है, जैसे क्षय रोग बता रखा है, एड्स जैसी चीजें बता रखी है, ये हमारे बृहद पोषक जो हमारे तत्व है, हमारे कारक है, इससे मतलब इफेक्टेड होते हैं। एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, जो हमारे पोषण संबंधित समस्याएं हैं, इसका कारण क्या है, हमारा बृहद पोषक। बृहद पोषक कौन से होते हैं हमारे, जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे, ठीक है, ज्यादा मात्रा में हमें उनकी जरूरत है लेकिन वो हमें उपयुक्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, वो हमारे बृहद पोषक तत्व होते हैं। और इसकी समस्या, इसकी कमी हमें नहीं, इसकी कमी जब हमारे शरीर को हो जाती है तो हमें पोषण संबंधित समस्या से जूझना पड़ता है। जैसे आप प्रोटीन की बात कर लो, ऊर्जा की बात कर लो, हमें इसकी ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन व्यक्तियों को इनके अंदर ये सारी चीजें नहीं मिल रही है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो उनको कुपोषण की समस्या हो जाती है। ठीक, और इसमें क्या है, ऊर्जा और प्रोटीन हमें अपर्याप्त रूप से नहीं, मतलब पर्याप्त रूप से नहीं मिलता है, ये हमें अपर्याप्त होता है, हमारे शरीर के अंदर पूरी मात्रा में नहीं होता है ऊर्जा और हमारा प्रोटीन जो है। इसीलिए जो बच्चे हो गए, जो हमारे युवा हो गए, या जिनको ये सारी बीमारियां होती है, उन लोगों को पोषण संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं कुछ और बीमारियों के बारे में, जो कि क्या क्या हमें बता रखी है, जो कि हमें पोषक संबंधित समस्याएं में ही आती है। बृहद पोषक तत्व की कमी से हमें कौन कौन सी समस्याएं होती है, ये हमें बता रखा है यहाँ पे। तो एक क्या बता रखा है, मरासमस भोजन। इसमें क्या है, ये क्या है, ऊर्जा की कमी से होने वाला अल्प पोषण मरासमस कहलाता है। ये नाम थोड़ा भयंकर है, तो इसको अगर आप स्किप कर दो तो चलेगा, आप नीचे वाला याद रख सकते हो क्योंकि ये आप ज्यादा नाम सुनोगे, ठीक है। बाकी ये काफी इजी है क्योंकि इसमें क्या है, हमें ऊर्जा की कमी हो रही है, ऊर्जा हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन हमें इसमें जब ऊर्जा की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमें मरास मरासमस भोजन संबंधित जो बीमारी होती है, समस्या होती है, वो हमें हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वाशियोरकर हमें बता रखा है प्रोटीन की कमी से होती है। ये आपका 1 नंबर में जरूर ही आएगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सी समस्या होती है। अगर आपने ये नाम पढ़ रखा है तो आप बता दोगे, क्वाशियोरकर हमें समस्या जो है प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन भी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन जब कम मात्रा में हमें मिलता है तो हमें क्वाशियोरकर बीमारी जो है वो हो जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी देखेंगे। यहाँ हमने बृहद देख लिया, जिनकी जो पोषक तत्व हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए लेकिन हमारे शरीर को उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो उससे हमें ये 2 समस्याएं जो है, और भी हो सकती है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं मिल जाएगी। अगर वो आपको ईजी लगती है तो आप वो भी यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे अब सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से देखेंगे, तो छोटी मात्रा में हमने ऊपर देखा था, लोहयस्क था, जिंक था, और आयरन वगैरह जो था हमने देखा था, विटामिन B12 देखा था, विटामिन ए देखा था, सी देखा था। तो वो जो हमारे छोटी मात्रा में हमें चाहिए, कम मात्रा में चाहिए लेकिन हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन जब उसकी कमी हो जाती है तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है वो हम देखने वाले। तो फर्स्ट, लोह तत्व की कमी से क्या है, अरक्ता होती है, मतलब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, यह विकसित तथा विकासशील दोनों देशों में सबसे अधिक सामान्य पोषण विकार है। ये मतलब देश के बारे में बता रखा है, जो विकसित देश है या फिर विकासशील देश है। विकासशील देश जैसे हमारा भारत, हम विकास की और प्रगति में हैं अभी। विकसित देश की बात कर ली तो हमारा अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये सब हमारे विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जो लोह तत्व की समस्या है, ये सभी देश में पाई जाती है, चाहे वो विकसित हो या फिर विकासशील। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, ये हमारा खत्म हो गया, इसमें ज्यादा मैंने एग्जाम्पल लिया नहीं है, बाकी आप इसमें चाहे तो
आयोडीन आप बता सकते हो कि आयोडीन की कमी से भी बहुत सारी समस्याएं होती है। आयोडीन हमें कम मात्रा में चाहिए लेकिन इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर हमें आयोडीन नहीं मिलता है तो हमें गलगंड नामक बीमारी हो जाती है, जो कि हमारे इस एरिया में होती है, ठीक है, जिसमें हमारा जो ये एरिया होता है ये अत्यधिक मात्रा में फूल जाता है। या फिर आयोडीन से हमें बौनेपन की भी समस्या हो सकती है। जैसे आप माता के गर्भ में हो और उस टाइम माता को सही मात्रा में आयोडीन नहीं मिला है, तो उससे आपका जो हाइट है, बौनेपन की समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप एक और सूक्ष्म पोषक तत्व में आयोडीन लिख सकते हो, जिससे हमें गलगंड नामक बीमारी जो है वो होती है। ठीक, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हमारा जो संवेदनशील वर्ग है, उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर क्या हमें बता रखा है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हमारे जो संवेदनशील वर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। संवेदनशील वर्ग की बात कर ले तो मोस्टली हमारे जो तीनों चारों वर्ग है, जो कि हमारे बच्चे भी है, युवा भी है, वृद्धजन भी है, ये तीनों ही वर्ग क्या है, एक संवेदनशील वर्ग के अंदर ही आते हैं। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं कि जो गर्भ धारण करने वाली महिलाएं होती हैं, वो किशोर हो गए, गर्भवती महिलाएं हो गई, विद्यालय आयु वाले बच्चे हो गए, अरक्ता वाले जो लोग होते हैं जिनके अंदर अरक्ता मतलब खून की कमी होती है, मेनली हमारे संवेदनशील वर्ग के अंदर वो सारे लोग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अरक्ता के संकेत क्या होते हैं, मतलब हमें खून की कमी, जो हमारी आयरन की कमी हो जाती है, लोह या तत्व की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो उसके कौन कौन से कारण होते हैं, संकेत क्या देखने को हमें मिल सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो मेनली अरक्ता की कमी की बात कर ले तो क्या है, जैसे आप महिलाओं में देखते हैं, तो महिलाओं में बहुत सारी समस्याएं हम देखते हैं। खून की कमी वैसे कमी होती है, लेकिन जो हमारे मासिक धर्म की समस्या होती है, या फिर जो गर्भवती महिलाएं होती है, तो जो प्रसव के समय जो भी समस्या उत्पन्न होती है, उस वजह से हमें खून की कमी जो है, अरक्ता जो है हमें देखने को मिलती है। अब इसके कौन कौन से संकेत होते हैं, मतलब लक्षण क्या क्या हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं हमारे शरीर में खून की कमी है, वो संकेत हमें यहाँ पर दिखाए बताए गए हैं। जैसे कि जीभ में पीलापन, अब आप देखेंगे जिनके खून खून की कमी होगी जिनके शरीर में, उनका जो जीभ होगा वो पीला होगा। वैसे आप नॉर्मल जीभ की बात कर ले तो हल्का पिंकिश कलर का हमारा जीभ होता है, लेकिन जिस व्यक्ति में खून की कमी होगी उसका जीभ पीला रंग का हो जाता है। ठीक है, नक परतों में पीलापन, मतलब जो हमारा नाक का एरिया है, यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ के एरिया में भी आपको हल्का पीलापन देखने को मिलेगा। कोमल तालु में पीलापन देखने को मिलेगा, मतलब जो हमारा मेनली खून की कमी में हम देख ले तो क्या है, शरीर हमारा गुलाबी से पीलापन जो है हमारे शरीर में धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। तो खून की समस्या जो है वो हमें पता चल सकती है इन सारे संकेतों के द्वारा। ध्यान केंद्रित ना होना, आप बैठोगे आपका ध्यान फोकस ही नहीं रहेगा कि मतलब सामने वाला बोल क्या रहा है, बता क्या रहा है, समझाने का क्या प्रयास कर रहा है। आप बैठते हो, एकदम से खड़े होते हो, आपको चक्कर आने लग जाते हैं, ये भी समस्या इसके अंदर देखती है। स्मरण शक्ति में प्रभाव पड़ता है, मतलब आपको भूलने की समस्या होने लग जाती है। ये चीज आपने यहाँ रखी और तुरंत आपके दिमाग से निकल जाता है कि मैंने ढूंढ क्या रही थी। तो ऐसा बहुत सारी समस्याएं जो है देखने को मिलती है हमें, किसमें, अरक्ता के संकेतों में। तो ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हो। ये चीजें तो बहुत कॉमन है कि आप उठ के बैठते हो और आपका सर जो है घूमने लग जाता है, तो ये भी हमारी अरक्ता की कमी की वजह से ही होता है। बाकी पीलापन, हथेलियां पीली हो जाती है, नाक पीले हो जाते हैं, आंख पीले होने लग जाते हैं, तो ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विटामिन ए है, इसकी कमी से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें मेनली क्या बता रखा है, तो इसमें हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती है वो कम हो जाती है। अगर हमें विटामिन ए की कमी है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें कोई भी बीमारी हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, तो उससे हम लड़ नहीं पाएंगे। हमारा शरीर ना तुरंत एक्टिव, मतलब कोई भी समस्या हमारे शरीर के अंदर होती है ना, तो हमारे शरीर की जो नसें होती है या फिर हम ब्लड सेल्स बोल ले, तुरंत ही एक्टिव हो जाती है उस चीज को ठीक करने के लिए। उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, 1 से 2 दिन लगते हैं। जैसे आपको सर्दी हो जाती है तो तुरंत ठीक नहीं होती है, 2 से 3 दिन का टाइम जो है सर्दी ठीक होने में लग जाता है। लेकिन हमारा शरीर जो है वो पहले ही एक्टिव हो जाता है, उसका जो नर्व्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो हमारे सर्दी सर्दी के कीटाणु होते हैं उससे लड़ना चालू कर देते हैं। वैसे ही विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, वो हमें यहाँ बता रखा है। अब क्या है, रतौंधी, छोटे बच्चों में अंधेपन का कारण जो है वो होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक,
स्वस्थ उपकला हम बता दें तो मतलब कि हम स्वस्थ पे भी, हमारे स्वास्थ्य पे भी एक तरीके से इफेक्ट डालेगा। हम स्वस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे अगर हमें विटामिन ए की कमी होगी तो। ठीक है, सामान्य दृष्टि में वृद्धि होगी, मतलब ठीक से अगर हमारा ये शरीर में ठीक है तो हम सही से दृष्टि, मतलब हमारी जो आंखें है वो ठीक होगी। लेकिन अगर इसकी कमी होगी तो हमें रतौंधी जैसी समस्या होने लग जाएगी, पूर्ण अंधापन हो सकता है, अर्ध अंधापन में से चश्मा लग जाता है। तो ये सारी समस्याएं हमें विटामिन ए की कमी से देखने को मिल सकती है। ठीक है, संक्रमण के प्रति प्रतिरोध कम हो जाता है। जैसे आप बहुत सारे आपने कोविड-19 में केसेस देखे होंगे, कुछ लोगों को कोविड-19 हुए पर वो ठीक हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोविड-19 हुआ, उससे कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विटामिन ए की कमी हम बोल सकते हैं उनके शरीर में रही होगी, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो गई थी। ठीक है, शरीर की वृद्धि में बुरी तरह से प्रभावित करता है, मतलब कि अगर हमें विटामिन ए की कमी है तो हमारे शरीर में पूर्ण रूप से वृद्धि हमारे शरीर में नहीं हो पाएगी। कहीं न कहीं प्रकार से कमी जो है हमारे शरीर में किसी भी रूप में आप देख सकते हो, चाहे वो बीमारी हो रही है, आँख से रिलेटेड समस्या हो रही है, शाम को दिखाई देना बंद हो जा रहा है, दिन में दिखाई देना बंद हो जा रहा है, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है, पास की चीज़ नहीं दिख रही है, तो ये सारी हमारी क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाली समस्याएँ हैं। ठीक? नेक्स्ट यहाँ आयोडीनहीनता विकार बता रखा है कि आयोडीन से कौन-कौन सी कमी होती है हमारी, तो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था गलगंड के बारे में, वो भी हमारी आयोडीन की कमी से ही होता है। सामान्य मानसिक और शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, भले ही कम मात्रा में, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आयोडीन। ठीक, भारत के राज्य में जहाँ आयोडीनहीनता के विकार पाए जाते हैं, कुछ राज्यों के नाम यहाँ बता रखे हैं, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, हिमाचल क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे एरिया हैं पर जहाँ पर हमें क्या है, आयोडीनहीनता मतलब कमी, आयोडीन की कमी के विकार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ पोषण संबंधित समस्याओं के चित्र हैं, जैसे क्वाशियोरकोर हो गया, ये हमारे किससे है, तो हमें पूर्ण रूप से पोषण प्राप्त नहीं हुए हैं, उससे हमें ये बीमारी होती है। मरासमस जो हमने देखा था, अरक्ता देखा हमने, रतौंधी देख ली, और गलगंड जो अब हम आयोडीन से संबंधित समस्या से देखने वाले हैं। आयोडीनहीनता विकार एक ऐसी अवस्था है जो आयोडीन को आहार द्वारा अपर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने के कारण भ्रूण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो आयोडीनहीनता एक ऐसी समस्या, अगर हमें आयोडीन की कमी हो गई है तो ये हमारे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलती रहेगी। एक ऐसी समस्या आयोडीन की कमी हमारी होती है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है, जिसका संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। यहाँ पर क्या बता रखा है, थायराइड हार्मोन हमारा बता रखा है, ये हमारा ठीक से बनता नहीं है। अगर हम आयोडीन सही से ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो ये हार्मोन जो है हमारा, ये बनना कम हो जाता है, ये नहीं बन रहा होता है ठीक से। और जब थायराइड हार्मोन बनता है तो क्या है, जो हमारी संश्लेषित थायराइड ग्रंथि है, ये इसका संश्लेषण करती है, ये इसका मतलब अपचयन या उपाचयन आप बोल सकते हो, वो करती है हमारी। ठीक है, लेकिन जब ये नहीं बन रहा है तो क्या होगा, थायराइड ग्रंथि ही एक कार्य जो है अलग से स्वयं से ये कार्य करना चालू कर देगी, जो कि हमारा क्या है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि ग्रंथि जो है बढ़ जाती है, और यहाँ पर हमें गलगंड नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो हम इधर की एरिया की बात कर ले, यहीं पर हमारा जो है थायराइड हार्मोन उत्पन्न होता है, और जब ये नहीं हो रहा है, हमें आयोडीन की कमी हो रही है, तो ये जो एरिया है हमारा बढ़ने लग जाता है, जिससे हमें गलगंड नामक बीमारी जो है होती है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से भ्रूण में मानसिक मंदन और जन्मजात विकृति सामने आती है। मतलब जब गर्भवती महिलाएं होती है, अगर वो सही से आयोडीन नहीं ले रही होती है, उनके शरीर में सही से आयोडीन नहीं जा रहा होता, तो जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, उसकी जो वृद्धि है वो धीमी गति से होने लग जाती है। ठीक है, तो ये हमारे आयोडीन हीनता मतलब आयोडीन की कमी के जो हमारे कारक थे, बीमारियां थी, वो थी। ठीक है, अब क्या है, पोषण संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए कार्य नीति। अब किस प्रकार से हमारी सरकार ने जो पोषण संबंधित समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए कौन कौन सी कार्य नीतियां अपनाई है, कौन कौन से कदम उठाए हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं।
पोषण अभियान या समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू में शुरू की गई थी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया है, पोषण संबंधित जो भी हमारी बीमारियां है, विकार है, तो यहीं से जो हमारा राजस्थान का एरिया है, यहाँ से हमने इसकी शुरुआत जो है की है। ठीक, तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर। तो फर्स्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है हमारा। ये क्या कर रहा है, पोषण अभियान को कार्यान्वित कर रहा है। मजबूत बहु मंत्रालय अभिसरण तंत्र और अन्य घटकों के माध्यम से पोषण अभियान तालमेल बनाने का प्रयास कर रहा है। हमारा जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ये क्या कर रहा है, तो पोषण संबंधित समस्याओं को हम किस प्रकार से दूर करें, इस पर प्रक्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है, और एक हम तालमेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किससे, तो हमारे जो भी घटक है हमारे लिए जरूरी है, पोषण अभियान में हम किस प्रकार से तालमेल बना सकते हैं वो हम देख रहे हैं। अब पोषण अभियान इतना इजी नहीं है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं। किसी क्षेत्र में मतलब कुछ जनसंख्या जो है अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन कुछ जो संख्या है, जनसंख्या है देश की, वो कम, वो मतलब विकास उनके ठीक से नहीं हो रहे। कुछ राज्य की हम बात कर ले तो ये थोड़ा एक बहुत मुश्किल कार्य है जिसपे हमारी सरकार ने जो है कार्य करना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे ये पूरे देश में जो ये कार्य नीति है वो फैल रही है। ठीक है, इसमें 2 हस्तक्षेप योजनाएं शामिल है। कौन सी हमने योजनाएं इसमें शामिल की है वो हम देख लेते हैं। अल्प अवधि हस्तक्षेप, अल्प अवधि मतलब क्या है, कुछ समय के लिए हमने ये योजना चालू की थी। तो कौन सी है, समाकेतिक बाल विकास सेवाएं, जो कि हमारे जन्म से 6 वर्ष की आयु के सभी समूह के जो भी संवेदनशील बच्चे और सभी गर्भवती महिलाएं, और जो हमारे सभी जो बच्चे हैं वो माता का दूध पीते हैं, मतलब उनके लिए हमने ये सेवा की थी। सभी दुग्धपान कराने वाली माताओं के लिए सेवाएं हमने उपलब्ध करवाई थी। ये कुछ समय के लिए हमने ये सेवाएं जो है चालू की थी, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं जो कि किस एज के हैं, तो हमारे जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु के हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, और वो सभी माताएं जो कि मतलब उस एज में है कि उनके बेबी हो चुके हैं और वो बच्चों को दुग्धपान करवा रही है, तो उनके लिए हमने यहाँ पर योजना चालू की थी। कौन सी, हमारी अल्प अवधि हस्तक्षेप योजना चालू करवाई थी। आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण किया था, नमक आयोडीन द्वारा प्रबलीकरण किया था। जो भी उनके लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ थे उसका निर्माण करना चालू हुआ था, जिसमें हमारा नमक आयोडीन जैसे जो पोषक तत्व है उनको पूर्ण रूप से रखा गया था। जितनी माताओं को, बच्चों को जितनी उनकी आवश्यकता होती है उनके अनुसार उनको आयोडीन जो है वो दिया गया था। ये हमारी जो योजना थी वो कुछ समय तक चलने वाली योजना थी। ठीक है, अब हम लंबी अवधि योजना देखने वाले हैं, जो कि लंबे समय तक चलने वाली योजना हमारी होगी। कौन सी है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, भोजन उपलब्ध में सुधार कराना। अब भोजन हर व्यक्ति की जरूरत होती है, हर व्यक्ति भोजन लेता है, तो हम भोजन को अगर ले रहे हैं तो अगर हम साफ सुथरे तरीके से भोजन को नहीं ग्रहण करेंगे तो वो भी भोजन हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करवाया गया था, खाद्य सुरक्षा को देखा गया था, देख परख की गई थी, उसके बाद उसको भोजन को जो है लाया गया था व्यक्तियों के लिए। ठीक है, और भोजन की उपलब्धता में सुधार करवाया था। जैसे आप देखते हैं कि कुछ चावल है, उसमें चावल के साथ कंकड़ मिला दिया, कुछ अन्य चीज मिला दी। जैसे आप काली मिर्च के अंदर देखोगे, प्रैक्टिकल भी करोगे, तो उसमें तरबूज के बीज जो है, सॉरी, पपीते के बीज जो है वो डाल दिए जाते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं होता है ना। तो वही है कि जो खाद्य सुधार है वो उस पर भी फोकस किया गया था कि किस प्रकार से लोगों को अच्छा से अच्छा भोजन जो है, खाद्य पदार्थ जो है वो प्राप्त हो सके। पोषण की दृष्टि से पोषण तत्वों से युक्त पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने, आहार पद्धतियों में सुधार लाना। मतलब पोषण की दृष्टि से जो भी भोजन हमारे शरीर के लिए सही है, हम कोई भी भोजन मैदा खा रहे हैं या फिर वो चीज खा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो उससे तो हमारा पोषक तत्व मतलब पोषण तंत्र जो है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन जो हमारे पोषण के लिए सही है, हमारे शरीर के लिए सही है, हमें जिससे पोषण पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है, ऐसे भोजन को व्यक्ति के जीवन में लाना चालू कर दिया था हमारे सरकार के द्वारा। ठीक है, ग्रामीण और शहरी गरीबों की जो गरीबी है वो कम करने का प्रयास किया गया कि व्यक्ति को क्या है, जो 2 टाइम का 3 टाइम का भोजन है वो मिल सके, उनको रोजगार की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो चलाए गए। रोजगारक रोज
रोजगार परक योजना द्वारा, मतलब ये वही बता रखा है कि रोजगार जो है व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रयास किया गया था कि सभी व्यक्तियों को रोजगार जो है वो प्राप्त हो सके। जन वितरण प्रणाली द्वारा, मतलब किस प्रकार से लोगों को आप देख रहे हैं कि ये जो योजनाएं हैं, खाद्य पदार्थ हो गया, खाद्य योजना हो गया, पोषक तत्व हो गया, उनके जो भी कार्य है, रोजगार देने का प्रयास है, तो ये लोगों में प्रयास किया गया कि जो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या समूह जो है, जो कि पूर्ण रूप से उनको पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, तो ये हमारे सरकार द्वारा कुछ लंबी अवधि की योजनाएं लागू की गई थी। नेक्स्ट हम कार्य नीतियां देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें से लागू की जा चुकी है। ठीक है, कार्य नीतियों में फर्स्ट हमारा आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियां। अब किस प्रकार से हमने आहार से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड कार्य नीतियां अपनाई है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक योजना हम बोल सकते हैं, कार्य नीति का मतलब क्या, हम योजना बोल सकते हैं कि हम इसको लागू करवाने वाले हैं। ठीक है, क्या है, विभिन्न सांस्कृतिक और आहारिक परंपराओं के लिए अपनाया जा सके ऐसा आहार जो कि हर व्यक्ति ग्रहण कर सके, ऐसा आहार लाने का प्रयास किया गया। आहारी विविधता या परिवर्तन, मतलब आहार में टाइम टू टाइम हम बोलते ना, आहार में हम चेंजेस लाए। ऐसा नहीं कि हम दाल दे रहे हैं तो दाल रोटी ही देते रहे लगातार, उसमें चेंज करेंगे। हम दाल के साथ जो गेहूं है या फिर कुछ अन्य अनाज है, अन्य दालें हैं, फ्रूट चाट हो गया, सैलेड हो गया, ये सब भी ऐड करना धीरे धीरे हमने चालू कर दिया। बागवानी हस्तक्षेप हो गया, मतलब अब जो अपने कृषि के बारे में पढ़ा था, तो कृषि वगैरह से भी मतलब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे कृषि की ओर जाने लग गए, वहां देखने लगे कि कृषि व्यवस्था किस प्रकार से है, किस प्रकार से व्यक्ति जो फसल है उसको उगा रहे हैं, इन सब में भी क्या है, धीरे धीरे हस्तक्षेप करना चालू कर दिया गया। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा देने लग गए, लोगों को पोषण के बारे में शिक्षा मिलने लग गई, किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें पोषण मतलब शरीर के लिए जरूरी होती है, शरीर के लिए आवश्यक है, ये सारी चीजें चालू होने लग गई। भोजन पुष्टिकरण, अब भोजन क्या है, अगर सही नहीं होगा तो वही बात हो गई ना, अगर भोजन सही नहीं होगा तो व्यक्ति का शारीरिक विकास भी सही नहीं होगा। तो भोजन, जो सही भोजन व्यक्तियों के लिए है, वो उनको देने का प्रयास किया गया। तो ये कुछ कार्य नीतियां सरकार द्वारा लागू की गई थी, किससे रिलेटेड, हमारी आहार से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्या है, पोषण से आधारित कौन कौन सी हमारी जो दृष्टिकोण है, औषधीय दृष्टिकोण, मतलब हम किस प्रकार से पोषण को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे पोषण समस्या आपने देखी, हमारे भारत देश में पोषण संबंधी समस्याएं बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसको हम किस प्रकार से उसका उपचार कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले। इस दृष्टिकोण में संवेदनशील समूह का पोषक पूरक भोजन पदार्थ दिए जाते हैं। अल्प अवधि नीति हम इसमें देखेंगे। इसमें क्या है, जो हमारे संवेदनशील समूह है, उसमें हम पोषक पूरक जो भोजन होते हैं वो उनको देते हैं। पोषक पूरक मतलब भोजन, ऐसे भोजन जिसमें पोषक मात्रा उपयुक्त मात्रा में, पोषण की जो मात्रा है वो सही ढंग से दी गई है। ऐसा नहीं कि हम पोषण ज्यादा दे रहे हैं, पोषण कम दे रहे हैं, एक संतुलित मात्रा में हम उसके सामने भोजन रख रहे हैं जिसमें हमारे पोषक की मात्रा एकदम बराबर है। ठीक है, अब इसमें भी हम देखेंगे कुछ अल्प नीतियां भी देखेंगे। विभिन्न पोषकों के लिए मुख्य लक्ष्य समूह विभिन्न होते हैं, जैसे यहाँ बता रखे हैं आहार पूरक कार्यक्रम। अब ये आपने देखा होगा, ये हमारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, जो कि हम देखते हैं हमारे फर्स्ट टू 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री भोजन जो है स्कूलों में प्रोवाइड करवाया जाता है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, जिससे बच्चों के अंदर क्या है, वो एक टाइम का भोजन ले पाते हैं और साथ में उनको बहुत सारे पोषक तत्व भी मिलते हैं। और बच्चे क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो भोजन की ही लालसा में क्या करते हैं, वो स्कूल जाते हैं। जैसे स्कूल भी जाते हैं तो स्कूलों में बच्चों की मात्रा भी बढ़ जाती है, उनकी उपस्थिति बढ़ जाती है, वो पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं, एक टाइम का भोजन लेते हैं, उसके बाद उनके शरीर में जितना पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो उनको प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये एक योजना जो है ये हमने लागू कर रखी है, हमारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ठीक है, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम में हमारा कौन सा है, तो जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न भोजन योजना, ये हमारी कुछ भोजन योजनाएं हैं, उनके बारे में हमें बता रखा है, जिनमें हमारा जन वितरण मतलब आप देख सकते हैं ना, हमें राशन वगैरह मिलता है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। व्यक्तियों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जाता है, ये सारी बातें इसके अंदर आएगी। अन्नपूर्णा योजना, कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो कुछ ऐसे कार्यक्रम ये हमें बता रखे हैं जिसमें व्यक्तियों को भोजन या मतलब अनाज के रूप में भोजन दिया जाता है, जैसे दालें हो गई, चीनी हो गई, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सारी चीजें उनको
दी जाती है, ठीक है, जिससे व्यक्ति को, अगर जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो इन सब का लाभ उठा सकता है और अपनी मतलब जो पोषक संबंधित समस्याएं हैं उसको दूर कर सकता है। अब स्वरोजगार और वैयक्तिक रोजगार योजनाएं, मतलब हम किस प्रकार से व्यक्तियों को रोजगार दे सकते हैं, उनको हम कार्य दे सकते हैं, ये वाली योजनाएं हम इसके अंदर देखेंगे। तो स्वास्थ्य देखभाल में केवल डॉक्टरी देखभाल नहीं बल्कि बहुत सी सेवाएं सम्मिलित है, जैसे स्वास्थ्य को संवर्धित करने वाले, कायम रखने वाले, निगरानी करने वाले और स्वास्थ्य लाभ में सहाय। तो ये हमारे कुछ बता रखे हैं कि इसमें हमारे स्वरोजगार और वैयक्तिक रोजगार योजनाओं में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है जो कि क्या करता है, व्यक्तियों को देख रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस कार्यक्रम में रखे गए हैं, जैसे कि जो निगरानी रख रहा है, व्यक्ति को टाइम टू टाइम दवाई दे रहा है, बता रहा है किस टाइम दवाई लेना है, इस टाइम ये भोजन लेना है, किस टाइम योगा करना है, बाहर जाना है, ये सारी जानकारी दे रहा है। तो मतलब जो हमारा एक, आप हॉस्पिटैलिटी वाला मतलब हॉस्पिटल वाला सिस्टम देख सकते हो ना, वो यहाँ पर हमें बताया गया है कि डॉक्टर को ही मेन नहीं रखा गया है, डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तर। अब हमें यहाँ बता रखा है जो भारत में हमारे स्वास्थ्य के स्तर है उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा प्राथमिक स्तर में क्या है, व्यक्ति, परिवार या समुदाय का स्वास्थ्य पद्धति से प्रथम संपर्क का स्तर होता है। यहाँ पर प्रथम क्या बता रखा है, या तो खुद व्यक्ति है, परिवार है या समुदाय है, ये हमारे प्राथमिक स्तर के अंदर आएंगे, ठीक है। द्वितीय स्तर अधिक जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं ना, हमारे आसपास के लोग ही है, हमारा परिवार हो गया, एक व्यक्ति हो गया, समुदाय हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द्वितीय स्तर में हम थोड़े बड़े स्तर पर जा रहे हैं, समुदाय से बाहर हम कहाँ निकल रहे हैं, हम जिला अस्पतालों में जा रहे हैं, ठीक है। हम अपने एरिया से बाहर जो एक बड़ा अस्पताल है वहां जा रहे हैं, ये हमारे द्वितीय स्तर के अंदर आएगा। तृतीय स्तर ये जटिल होता है, इसमें हम क्या करते हैं, समस्याओं को सुलझाता है, मतलब जटिल से जटिल जो समस्याएं होती है उसको सुलझाता है। तृतीय स्तर के संस्थानों में मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल आ जाते हैं, मतलब ये एक सीढ़ी, मतलब आप बोल सकते हैं ना, तो इस प्रकार से ये चलने वाली व्यवस्था है। यहाँ पर हमारे जो है व्यक्ति आ गया है या फिर हमारा जो समुदाय है वो आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा जिला स्तर आ गया है जहाँ हम थोड़े बड़े लेवल पे जा रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट गांव की ही बात ले लेते हैं, तो हम अपने ही गांव के अस्पताल में जा रहे हैं, वहां इलाज नहीं हुआ तो उससे बड़े हम जिला हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहां पे नहीं हुआ तो हम उससे बड़े कहाँ जा रहे हैं, तो हमारे जो हॉस्पिटल बड़े स्तर के हो गए, जैसे हमारे क्षेत्रीय अस्पताल हो गए या फिर हमारे मेडिकल कॉलेज के जो अस्पताल होते हैं वहां। तो ये हमारे स्वास्थ्य के 3 स्तर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं पोषण विशेषज्ञ का कार्य क्षेत्र। अब हमारा चैप्टर जो है एक तरीके से खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ कार्य क्षेत्रों को हम समझने वाले हैं कि हम इसके द्वारा कौन कौन से किस किस कार्य क्षेत्र को हम कार्य क्षेत्र में जा सकते हैं, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर मेनली लेने वाले। पोषण विशेषज्ञ का कार्य क्षेत्र, एक सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करता है। तो पोषण के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अस्पतालों द्वारा रोकथाम और संवर्धन तथा शिक्षा के लिए किए जाने वाले विस्तृत कार्यक्रमों में भाग लेने के रूप में, मतलब अस्पतालों में जो भी कार्य हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, बड़े स्तर के हैं, छोटे स्तर के हैं, आपको उसमें जाके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। शैक्षिक योग्यताएं और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न स्तरों पर एकीकृत बाल विकास सेवाओं में भाग लेने के रूप में आपका शैक्षिक स्तर, एजुकेशन जो है आपका वो भी देखा जाएगा, किस प्रकार से जो भी हमारे मतलब पोषण के स्तर में जो भी एक्टिविटी हो रही है आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सरकारी स्तर पर परामर्शदाताओं, सलाहकारों के रूप में अथवा नीति निर्धारक समितियों के रूप में आपके अंदर क्या है, तो एक तरीके से एडवाइजर बन सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, और भी अन्य जो भी नीति निर्धारक समितियां होती है उन सबके क्षेत्र में आपको भाग लेना जरूरी है, ये सब कार्य करना आपको जरूरी है। सरकार के सारे विकासात्मक कार्यक्रमों, स्वसेवी संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कार्य आप इसके द्वारा क्या कर सकते हो, सरकार द्वारा जो भी नियम मतलब जो भी संगठन बनाए गए हैं या फिर स्वसेवी संस्थाएं हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वहां पे भी आपको
कार्य करना, मतलब कार्य करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, सामुदायिक पोषण संबंधित स्वसेवी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम। यहाँ पे कुछ संस्थाओं के नाम है, ठीक है, आप इन संस्थाओं में जाके क्या कर सकते हो, अगर आप पोषण के स्तर में आपकी जो आप रुचि है वो ज्यादा है, तो आप इन सब क्षेत्रों में जाकर, यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो, पोषण संबंधित समस्याओं की रोकथाम के लिए कार्य कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है जन पोषण पेशेवर के कार्य। अब इस क्षेत्र में आप किस प्रकार के कार्य करते हो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। समस्या और उनकी व्यापकता की पहचान। अब व्यक्ति कोई भी समस्या आपके सामने लेकर आ रहा है तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाद में बुक पढ़ने के लिए बैठ जाओ कि ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं तो उसको ये समस्या है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपको ये क्या है, पहले से ही आपको अगर व्यक्ति बता रहा है तो आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि हाँ इसको ये समस्या हो सकती है या फिर इसको इस प्रकार की जांच की जरूरत है जिसके बाद इसकी समस्या का हमें समाधान मिलेगा। ठीक है, समझना कि कैसे और क्यों ये समस्या पैदा हुई है, ये जानकारी होनी चाहिए। कार्य नीतियों की योजना बनाना और उन्हें लागू करने की कार्यवाही करना। अब किस प्रकार से हमें कार्य करना है, डायरेक्ट दवाई देनी है या दवाई देने से पहले जांच करवानी है, वो सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना। आप जो भी आप बातें बता रहे हो, दवाई दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो उनके बारे में मतलब वो कितना प्रभाव डालेगा उनके ऊपर, ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एवरी में बोल दो जाओ आप ये टेस्ट करवा लो और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी किसको, एक व्यक्ति को होना चाहिए जब वो पोषण के क्षेत्र में जा रहा है। ठीक है, तो यही आपका पूरा चैप्टर था। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए